नमस्कार, स्वागत है आप सभी का योर स्टॉक में। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे। और प्रशांत, दूसरा कारोबारी दिन जहां पर बाजार में हम तेजी देख रहे हैं, लेकिन आपने और मैंने आज ब्लू की मेरे ख्याल से छटा एक तरह से बिखेर रखी है चैनल पर। बहरहाल अगले 1 घंटे मैं और प्रशांत मिलकर आपके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के जवाब देंगे। और योर स्टॉक की खूबी यही है कि भले ही आपका नजरिया किसी भी स्टॉक में छोटी अवधि का हो, मध्यम अवधि का या लंबी अवधि का, हमारे एक्सपर्ट के पास आपके लिए सही और सटीक रणनीति होती है। तो हमारे आज के मेहमानों से भी आपको मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले इस शो में सवाल कैसे पूछते हैं आपको बता देते हैं। देखिए, योर स्टॉक पे अपने सवाल पूछने के लिए अपने सवाल आप व्हाट्सएप हमें कर दें और नंबर क्लियरली देखिए आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो ट्विटर यानी एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पर खासतौर से आप हमें बहुत फॉलो करते हैं, तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। स्टॉक का नाम, किस भाव पे खरीदा है, कब तक रुकना चाहते हैं, कुछ बेसिक जानकारी हमें दे देंगे तो गेस्टों के लिए आसान होगा आपको सही और सटीक सलाह भी देना। और आज हमारे साथ मेहमान के तौर पर प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरक्षकर और लक्ष्मी ट्री इन्वेस्टमेंट्स के अंशुल जैन भी जुड़ गए हैं। अंशुल, आपका स्वागत है। और दूसरा कारोबारी दिन जहां पर हम देख रहे हैं, इनफैक्ट अविनाश जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है शो में। और चलिए, बाजार से जुड़ा सवाल ही मैं आपसे पूछना चाहती हूं अविनाश जी। अब जिस तरह के स्टॉक्स में हमें फिलहाल आज के सत्र में तेजी दिखाई दे रही है, ये वो तमाम काउंटर्स हैं जो शायद अधिकतर तौर पर पिटे थे जब हमने एक मैंडेट आता हुआ देखा था, और उसके बाद कल का एक अच्छा सेशन और आज भी रिकवरी। और क्लियरली हम देख रहे हैं कि 23,000 के करीब चाल पहुंच रही है, अब तक वहां पर नहीं है। लेकिन अविनाश, बाजार का ये मोमेंटम अब क्या इसी तरह आगे बढ़ेगा? क्योंकि बहुत सारी तस्वीर साफ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम राजनीतिक ट्रिगर्स जाने जिसके लिए बाजार कोई ना कोई क्लैरिटी ढूंढ रहा था, वो क्लैरिटी बाजार को मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो अब बाजार को कुछ ऐलानों का इंतजार होगा, लेकिन जो अंडरटोन है, जो काफी हद तक बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो बुलिश अंडरटोन हमें दिखाई दे रही थी, वो इतना ईजी बुल मार्केट नहीं होगा। क्या अब भी आप यही कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कविता, मुझे लग रहा है कि अभी तो मार्केट को पूरी तरह से क्लैरिटी आई है कि एनडीए ही गवर्नमेंट बनाएगी। बट अभी जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि 9 तारीख को, पॉसिबली 8 या 9 तारीख को, जब गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट स्वर्न इन हो जाएगी, तब कैबिनेट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट बहुत उत्साह से देख रहा है कि जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, जैसे फाइनेंस है, होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, रेलवे, डिफेंस, ये सारे पोर्टफोलियोज आइदर बीजेपी रिटेन करती है या इसमें कोई अलायंस पार्टनर्स को उनको शेयर करना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद सबकी नजरें गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एजेंडा यानी 100 डे एजेंडा पे रहेगी। उसके बाद बजट के ऊपर नजरें रहेगी जो जुलाई में आएगा। तो आई थिंक मोटा मोटी मार्केट मान के चल रही है कि ये गवर्नमेंट स्टेबल होगी, हालांकि कोalition गवर्नमेंट रहेगी। और इस प्रकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये अनाउंस करता है, इससे मार्केट आगे आने वाले दिनों में और भी रिलेट होगा। अभी तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि 23,000 का एक लेवल है जहाँ पे शायद मार्केट कंसोलिडेट होगा। एक बार गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट अपनी थॉट प्रोसेस और अपनी कमेंट्री मार्केट्स को अनाउंस करती है, उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको काफी देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, आज डिफेंस सेक्टर चला है जो कल नहीं चला था। मार्केट में ऐसा अनुमान है कि गवर्नमेंट डिफेंस और रेलवेज को फोकस कंटिन्यूस रखेगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस करेगी। और यही शायद कारण है कि आज आप देख रहे हो कि सारे रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स काफी तेजी में दिख रहे हैं। तो ये मामला चलता रहेगा, बट क्लैरिटी तो आपको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद आएगी, जब मिनिस्ट्रीज अनाउंस होगी। तो तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स में ये जो तेजी का माहौल है वो कंटिन्यूस रहेगा। बट हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि 23,000 के बाद 23,000, 23,200 के करीब थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट होगा, क्योंकि मार्केट अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि कौन से पोर्टफोलियोज किसको मिलेंगे। तो आई थिंक नेट नेट ये बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है, बट थोड़ा लंबा नजरिया लेके इसमें निवेश का एक मौका बन सकता है। बिल्कुल। तो ये आपको पूरी तरह से फंडामेंटल राय बाजार में जो है वो लंबी अवधि का नजरिया अविनाश जी की तरफ से आता हुआ। अब टेक्निकली बाजार को किस तरह से देखें और जो इंडेक्स हैं वहां पर किस तरह की रणनीति अपनाई जानी चाहिए, अंशुल हमारे साथ बने हुए हैं। अंशुल, गुड मॉर्निंग। और बाजार सेटल हो चुका है और सेटल होने के साथ रफ्तार की ओर बढ़ रहा है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो भरपूर देख रहे हैं, इंडेक्स में भी एक्शन देख रहे हैं, लेकिन
जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, जो शायद और कई सारे ऐसे स्टॉक्स जो पिटे हुए थे, जिनकी अब रफ्तार हम जबरदस्त देख चुके हैं, तो उनके लिए क्या रणनीति होगी? नमस्कार प्रशांत जी। नमस्कार कविता जी। देखिए प्रशांत जी, मैं अविनाश जी के साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बाय ऑन डिक्लाइंस का मार्केट है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मार्केट में फ्रेश ब्रेकआउट आया है। सुबह ही हमने प्री मार्केट वीडियो और जो मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइंट्स के साथ, हमने रिकमेंड किया था कि 22,775 एक ब्रेकआउट लेवल था, जिसके ऊपर मंडे मार्केट ब्रेकआउट दिया था, लेकिन ट्यूसडे उसके नीचे आके क्लोज किया था। और बेस का जो बॉटम है वहां भी एक फेल्ड लो बना था। तो अब अगर 22,750 22,800 के ऊपर हम सस्टेन करते हैं तो ये फ्रेश ब्रेकआउट होगा। यहाँ से पहला टारगेट ऑल टाइम हाई का होगा 22,300 के अराउंड, और उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर यहाँ से 22,700 से 23,700 से 24,000 के बीच के हमारे टारगेट्स हैं इंडेक्स पे। और बैंक निफ्टी में जो ब्रेकआउट लेवल बनता है वो 49,800 से 50,200 के बीच की रेंज है। इसके ऊपर एक बार हम सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो 52,000 तक के टारगेट्स इसमें निकल के आएंगे। और इसका दोनों में इतना कॉन्फिडेंस होने की बेस वजह वही है जो पिछली बार भी 21,800 से हम बाउंस बैक नए हाई के लिए मान रहे थे। एफआईआई एक्सेसिवली शॉर्ट है, 3,11,000 कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स पे शॉर्ट है। फ्यूचर प्लस ऑप्शन नेट बेसिस पे देखें तो 6.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। हिस्टोरिकली जब इतने शॉर्ट रहे हैं तो बाजार में 10 से 12% की रैली डेवलप हुई है। तो उसी हिसाब से हम 24,000 तक का टारगेट मान के चल रहे हैं कि निफ्टी पे बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल, तो ये है इंडेक्स पर रणनीति, अहम लेवल्स का रखिए ख्याल, और कहाँ पर आपको जो रणनीति अपने बाय एंड डिक्लाइन की रखनी है वो भी आपके सामने अंशुल ने रखा। चलिए पहले कॉलर को जोड़ते हैं। मुस्कान हमारे साथ हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से। मुस्कान, गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे है आपका सवाल? हाँ जी, good morning, Prashant. So I have 67 shares of Jubilant FoodWorks, which I purchased in November 2022. जी। तो उसमें मेरा लॉस चल रहा है पिछले मतलब 8-9 महीनों से, and now running loss around 2-3,000. So I wanted to understand, my invested amount is around 38,000 approximately. तो ठीक है। इसको मुझे कब तक स्टॉप लॉस बुक करना है या कब तक होल्ड कर सकती हूँ, या व्हाट इज द प्रोजेक्शन फॉर जुबिलेंट फूडवर्क्स? बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर राय आपको देने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर से आपसे समझ लूं, 564 ये आपकी बाइंग प्राइस है ना जुबिलेंट फूड में? मुस्कान? जी हाँ जी, 567, यू आर राइट। 567, ठीक है। तो 567 बाइंग प्राइस जुबिलेंट फूड में। अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। कल हमने कंजम्पशन वाली थीम को प्ले आउट होते हुए देखा, और कल हमने देखा कि ख़ासतौर पे जुबिलेंट फूड भी कल चला था। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नज़र आ रही है, लगभग 2.5% नीचे है ये स्टॉक। जो हमारी दर्शक हैं मुस्कान, उनकी बाइंग प्राइस 567 है, 567 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। बताइए क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो क्यूएसआर स्पेस में ये सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल रीच है, और जिस प्रकार का कंजम्पशन थीम इंडिया में चल रहा है, मेरे ख्याल से इनका प्रोडक्ट तो काफ़ी वेल एस्टैब्लिश्ड है, और सबसे बड़ी बात, इनके पास डिसेंट प्राइसिंग पावर है। पिछले साल इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े बढ़ गए थे तो मार्जिन प्रेशर थोड़ा-सा था, लेकिन अभी जो माहौल इकोनॉमी में है, जो ऑन ग्राउंड डिमांड सिग्नल्स दिख रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि 24-25 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कोविड के बाद इनकी डाइन आउट फैसिलिटी बिल्कुल बंद के बराबर हो चुकी थी। अभी वो पूरी तरह से पीक लेवल पे काम कर रही है, प्लस ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है, और प्लस काफ़ी नए प्रोडक्ट्स जुबिलेंट फूडवर्क्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, इन्होंने शायद थोड़ी-सी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, पर अगर नज़रिया थोड़ा-सा ये लंबा रखें, क्योंकि देखिए ऐसे स्टॉक्स में वैल्यूएशन सस्ते नहीं होते, ऑलरेडी वैल्यूएशंस, प्रीमियम वैल्यूएशंस पे स्टॉक चलते हैं, क्योंकि बी टू सी वाला बिज़नेस होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 12 से 15 महीने का व्यू लेके काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि 625 साढ़े 600 का भी एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्जिन प्रेशर जो पिछले साल था, इस साल इम्प्रूव हो जाएगा, और ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है, और ऑब्वियसली हमने देखा है कि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली इनके लिए और बेहतरीन रहता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट अभी भी होल्ड करें, अगर हो सके तो थोड़ा-सा एवरेज भी कर सकते हैं। 510, 515 का अगर रेट आता है, और अगर ये थोड़ा-सा एवरेज करें तो इनकी एवरेज और कम हो जाएगी। बट 12 टू 15 मंथ्स में 620, 650 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो आई वुड सजेस्ट टू होल्ड ऑन।
मुस्कान हमारे साथ बनी हुई है। मुस्कान, शायद हमने आपका दूसरा सवाल मिस किया, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, सो मेरा दूसरा सवाल है, मेरे पास साउथ इंडिया बैंक है, ठीक है। जो कि मैंने अप्रैल में खरीदा था अप्रोक्सीमेटली एट द रेट ऑफ 30.68, तो ठीक उसमें मेरे 40,000 इन्वेस्टेड है। ठीक है, एक बार और बताइए किस लेवल पे भाव, किस भाव पे लिया आपने? 40,000 पे लिया है, टोटल रुपीज 30.68 पे लिया है मैंने। ठीक है, चलिए अविनाश जी, जरा साउथ इंडियन बैंक पे भी राय दीजिए। इन्होंने 30 के आसपास खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए काफ़ी बेहतरीन बैंक है और साउथ की बैंक है, इनका कासा रेशियो, इनका जो डिपॉज़िट ज़्यादातर बेस है वो साउथ इंडिया बेस्ड है और नंबर्स मैं कहूँगा प्रशांत पिछले क्वार्टर के बहुत ही दमदार आ गए थे। मुझे लगता है कि अगर नज़रिया अगर वापस 6 टू 12 मंथ्स का है, देखो बैंकिंग सेक्टर हमको लगता है कि बजट में जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अनाउंस करेंगे जुलाई में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कैपेक्स को लेके बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स होने की अपेक्षा और वहाँ पे बैंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मुझे लगता है कि इनको घबराना नहीं है। मेरे ख्याल से वापस मैं यही कहूँगा कि कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लें। यहाँ पे करीबन 37-38 का एक नियर टर्म का वैल्यू बन सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा-सा मीडियम टर्म रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब तक नंबर्स नहीं आते अप्रैल को के जून के प्लस जुलाई का बजट अनाउंस नहीं होता, तब तक स्टॉक एक छोटे रेंज में चलेगा। बट ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। 12 से 15 महीने में मुझे लगता है कि 37-38 की एक नियर टर्म की वैल्यू पॉसिबल है, तो तब तक होल्ड ऑन करने की राय। 12 से 15 महीने होल्ड ऑन कीजिएगा, ये सलाह आपको दी जा रही है। वाराणसी से संतोष फोन लाइन पर मेरे साथ है। संतोष, नमस्कार। नमस्कार मैडम। बताइए किस टॉप पे सवाल पूछना चाहते हैं? ये सर मेरा जम्मू एंड कश्मीर से सवाल था। किस भाव पे लिया है? नहीं, जम्मू एंड कश्मीर बैंक है ये, मतलब 136 से एवरेज करते करते 130 पड़ा है मेरा। 425 शेयर है। आपने कितना समय और देना है इसको संतोष? ट्रेडिंग का नजरिया था कि 2 से 3 महीने। चलिए, 2 से 3 महीने का इनका नज़रिया है। और राइट, अंशुल के पास में आऊँगी। अंशुल, 2 से 3 महीने का नज़रिया है, 130 की इनकी बाइंग प्राइस है, वहाँ से तो फिलहाल नीचे चल रहा है, लेकिन कंफर्टेबल लेवल है आपके मुताबिक 2 से 3 महीना तक रुकने के लिए अंशुल? देखिए कविता जी, इसमें 102 महीने का बेस ब्रेकआउट आया था पूरा राउंडिंग बॉटम का एट अराउंड 109 लेवल्स। तो करंट डाउन मूव केवल उस ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने आया था। यहाँ से फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं, है तो आराम से होल्ड करना चाहिए। पहला टारगेट इसका बनेगा जो स्विंग हाई था 150 टू 50 और इवेंचुअल जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट है 180 के राउंड। तो अगर इनके पास 2 से 3 महीने का समय है तो स्विंग हाई 151 मिलेगा, लेकिन अगर ये 8 से 9 महीने का समय देते हैं तो मोस्ट लाइकली इनको 180 तक का भी टारगेट मिल जाएगा। तो मैं ये कहूँगा समय थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, 180 रुपए तक ये स्टॉक जा रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव नजरिया जम्मू और कश्मीर बैंक पर इस वक्त आता हुआ अंशुल जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे और ऑप्शंस के चैंपियन आपके लिए लेकर आते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी। ध्वनि जी, गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए इस शानदार मार्केट में ऑप्शन की रणनीति आपकी तरफ से क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत। आज जिस हिसाब से मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो है वो एक फ्रंट फुट पे स्टॉक है एसबीआई, उसको लेके हम करेंगे। यहाँ पे आपको बुल कॉल स्प्रेड के स्ट्रैटेजी से इसको ट्रेड करना है। स्टॉक की यहाँ पे पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी बनी हुई है, ओवरऑल मोमेंटम जो है वो बुलिश साइड का बना हुआ है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे एट द मनी की जो कॉल ऑप्शन है 830 रुपए की, उसको खरीदेंगे और ऊपर की तरफ 900 रुपए की जो कॉल ऑप्शन है उसको बेचेंगे। इसे बुल कॉल स्प्रेड कहते हैं। इसमें आपका जो अधिकतम मुनाफा यहाँ पे है वो 37,500 का होगा और अधिकतम नुकसान जो है वो यहाँ पे 15,000 तक का ही होगा। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से भी यहाँ पे 1:2.5 का हमें रेशियो मिलता है, जो काफी फेवरेबल है। तो बुलिश स्ट्रैटेजी है और इसको लेवल्स के हिसाब से ध्यान से ट्रेड करें। नहीं, आपका इस अहम रणनीति के लिए तो बुल्स कॉल आपको रणनीति अपनानी है। एसबीआई पे आपको जो 830 की कॉल है, जो आपको 30 रुपए के आसपास मिलेगी, ये लेना है। और यहाँ पर अहम रणनीति के तहत आपको 900 की कॉल बेचनी है, जो कि आपको 10 के आसपास। अधिकतम मुनाफा 37,500 तक का और अधिकतम नुकसान 15,000 तक का इसमें हो सकता है।
अब आपके सामने सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो बताता है कि 90% लोग अपना पैसा गंवाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की दुनिया में, इसलिए सोच समझकर निवेश करें। फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें। अहमदाबाद से मान गांधी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। मान जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए किस स्टॉक को खरीदा है, किस भाव पर? मैंने मैम 7000 पटेल इंजीनियरिंग खरीदा है एट द रेट ऑफ 65। ऑलराइट, और आपका टाइम होराइजन क्या होगा इसमें? मैम मेरे को लॉन्ग टर्म रहना है। चलिए, 1 साल का नज़रिया कम से कम मैं पकड़कर यहाँ पर चल रही हूँ, और आपकी बाइंग प्राइस से तो नीचे चल रहा है, फिलहाल आप घाटे में हैं। अविनाश, इतना समय क्या इसको देना चाहिए? और नियर टर्म वैसे तो इनका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, बट इनके लेवल से तो काफ़ी नीचे है स्टॉक। नहीं, मेरे ख्याल से कविता, देखिए ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो काफी चर्चे में है। यहाँ पे काफी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी ने भी बड़ा स्टेक लिया है। फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए ये कंपनी करीबन 4,500 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है अगले 12 से 18 महीने के लिए। और जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं और जिस प्रकार का इनका फोकस हाइड्रो पावर सेक्टर पे है, मुझे लगता है कि इनकी काफी मार्केट डोमिनेंस इस सेगमेंट पे है। और होपफुली जब गवर्नमेंट नया बजट अनाउंस करेगा तब पावर जनरेशन को लेके इस सेक्टर के डेफिनेटली बड़े रिफॉर्म्स और बड़े अनाउंसमेंट्स आने की अपेक्षा रहेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नजरिया 12-15 महीना है तो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई इनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक ट्रैक्शन अच्छा है, मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं, प्लस नए ऑर्डर्स आने की भी अपेक्षा है। तो यहाँ पे करीबन 85-90 का भी एक फेयर वैल्यू बन सकता है। बट आई थिंक टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है। तो मैं इनको कहूंगा 12-15 महीना होल्ड करिए, अच्छी खासी कमाई होगी, यहाँ पे होल्ड करने की राय। तो 12 से 15 महीने का अगर आप यहां पर नजरिया रखते हैं तो आपको अच्छी खासी कमाई हो सकती है। बढ़ते हैं आगे। शिवशंकर हैं मुंबई से हमारे साथ। शिवशंकर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने बीएसएल इंडस्ट्रीज का सर शेयर ले रखे हैं 51.20 प्राइस पे। तो सर अभी सर 100 शेयर है सर, तो अभी सर मैं होल्ड करूं या सर सेल करके निकल जाऊं सर? हाँ, ये तो हम आपको सलाह दे देंगे, क्योंकि आज स्टॉक का लगभग 5.6% ऊपर है। हमें बस ये बताइए कि आप कितना समय दे सकते हैं? आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म में आप इस स्टॉक को रखना चाहते हैं? सर मैं लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, इसलिए अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। बीसीएल इंडस्ट्रीज इन्होंने 51 रुपए के आसपास ही खरीदी है, मतलब अभी जिस भाव पे है उसी भाव पे इनकी खरीदी है, लेकिन लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं। क्या नजरिया बन रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बीसीएल इंडस्ट्रीज में जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है वो उनकी एथेनॉल फैसिलिटी है। हालांकि ये एडिबल ऑयल भी बनाते हैं, लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ इंजन है वो एथेनॉल से आएगा। और देखिए गवर्नमेंट का जो फोकस है एथेनॉल के ऊपर, एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग रेशियो है वो FY25 से वो 20% करना चाहते हैं, अभी 10% है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि एथेनॉल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनका जो वेस्ट बंगाल का यूनिट है वो दिसंबर में चालू हो चुका है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपको आने वाले साल दैट इज FY24-25 में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अभी इन्होंने एक हाल ही में शायद स्टॉक खरीदा है, स्टॉक प्राइस का जो प्राइस और जो सीएमपी है वो मोरलेस सिमिलर है। कम से कम साल भर का नजरिया रखिए। मुझे लगता है कि जैसे जैसे नई यूनिट की प्रोडक्शन की वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी, और ऑब्वियसली इनका एथेनॉल ग्रेन बेस्ड है तो इनको अच्छी खासी कमाई प्राइसेस मिलते हैं। तो करीबन 65-70 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। आई मीन क्लियरली इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, बट एथेनॉल पॉलिसी जब तक गवर्नमेंट प्रमोट करेगी तब तक मेरे ख्याल से इस कंपनी को ग्रोथ का रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कम से कम 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करे, अराउंड 68-75 का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे रख सकते हैं। आर.के. साहू साहब भोपाल से फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार साहू जी, कैसे हैं? बढ़िया हो मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने हमारा प्रश्न लिया है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है आपके चैनल पे आता हूँ मैं, सोल्यूशन प्रॉपर मिलता है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना सवाल आपने हमें दिया। मैडम मेरे पास सन फार्मा है 592 465 के रेट से लगभग 5 साल से ज्यादा मैं होल्ड कर रहा हूँ। और इसका रिजल्ट अभी मैंने देखा, क्वार्टर रिजल्ट मतलब उसका टॉप लाइन 10% बढ़ा है और बॉटम लाइन 33% बढ़ा है। इसका टारो जो विदेशी सब्सिडी है उसको भी मर्ज कर रहे हैं अपने इसमें सन फार्मा में, इंडियन सब्सिडी में। और कुछ वो लोग R&D में भी काम कर रहे हैं। इसके बाद भी ये शेयर अपने हाई से लगभग 25% गिर गया इतने अच्छे पॉजिटिव न्यूज के बाद। मैं आपके इस पर से जानना चाहता हूँ कि इसका लॉन्ग टर्म व्यू क्या 2-4 साल के लिए, और कुछ निगेटिव न्यूज तो नहीं इसकी कुछ?
चलिए, सबसे पहले तो मुबारकबाद, आपने इतना लंबा इसको होल्ड किया है, बम्पर आपको मुनाफा भी हो रहा है। और अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जिस स्टॉक में आपने पैसे लगाए हुए हैं, जिस कंपनी में आपने पैसे लगाए हुए हैं, उसको काफ़ी बारीकी से आप ट्रैक भी करते हैं। ये बहुत ख़ास खूबी है जो बहुत कम निवेशकों में हमें समझ में आती है। और बिल्कुल 52 हफ्ते की हाई 1638 के आसपास हमने इसको देखा, लेकिन वहाँ से नीचे है, लेकिन आप प्रॉफिट में हैं। तो अविनाश जी से मैं, क्योंकि आपका लंबा नज़रिया है, अविनाश जी, सबसे पहले तो इनको जो बम्पर मुनाफा हो रहा है, क्या वो आधा बुक कर लिया जाए, और उसके बाद 2 से 3 साल का इनका जो नज़रिया है वो कितना सही बैठता है? नहीं, बिल्कुल देखिए कविता, इन्होंने काफी बड़ी मात्रा में और काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है सन फार्मा में। मैं इनको ये राय दूंगा कि कम से कम 35-40% प्रॉफिट बुक कर ले, अपना कैपिटल फ्री करवा ले, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जब निवेश करते हैं तब हम भूल जाते हैं कि फाइनली कैपिटल कॉस्ट अगर आप निकालते हो तो बाकी की इन्वेस्टमेंट आपकी जीरो कॉस्ट होती है। और जैसे मुझे भी लगता है कि सन फार्मा एक ऐसी कंपनी है जो अगले 2-3 साल के लिए जो अर्निंग्स ट्रैक्शन है, जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है यूएस मार्केट में, क्योंकि इनका काफी बड़ा एक्सपोजर यूएस मार्केट में है, तो इनको इस ग्रोथ का भी लाभ मिलेगा। तो 35-40% अगर ये बुक करते हैं, क्योंकि इनको उनका कैपिटल वापस मिल जाएगा और बैलेंस क्वांटिटी ये होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस लेवल से भी अच्छी खासी कमाई होगी। हालांकि देखिए, ये स्टेडी कंपाउंडर वाली कंपनी है, इसमें इमीडिएट गेन्स ना रहेंगे, लेकिन 1.5-2 साल अगर ये होल्ड करते हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ से भी बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए और बैलेंस क्वांटिटी अगले साल 1.5-2 साल के लिए होल्ड करिए, बहुत अच्छा मुनाफा बनेगा। तो यहां पर आपको विशेष रणनीति अविनाश जी की तरफ से मिलती हुई उम्मीद है कि आपकी शंका का समाधान हुआ होगा। अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ दीपेंद्र ठाकुर हैं शिमला से। दीपेंद्र जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए, शिमला में मौसम कैसा है? शिमला में मौसम बहुत प्लेजेंट है सर। अरे वाह, चलिए, तो थोड़ी बहुत ठंडक शायद हमें आपसे बात करते हुए भी मिलेगी। शिमला अपने आप में बहुत ही खूबसूरत जगह। और हमें बताइए कि किस तरह से आपकी समस्या का समाधान हम करें, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? तो मैंने जीएमएम फॉडलर लिया था, अप्रोक्सीमेटली 1 साल से पुराना हो गया है मुझे लिए हुए। लेकिन आप पर नुकसान में हैं इस वक्त। 1908 रुपए के भाव पे लिया है आपने, जो आपने जानकारी भेजी है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। चलिए, इससे पहले कि मैं आपका सवाल आगे बढ़ाऊं, हमें बताइए कि आप और कितना समय देना चाहते हैं इस स्टॉक को? समय मैं पूरा दे सकता हूँ सर, मुझे कितना, ताकि मेरी रिकवरी कितने टाइम में पॉसिबल है। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अंशुल, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। ज़रा देखिए, आज हम देख रहे हैं कि लगभग 4.5% की तेज़ी यहाँ पर है, लेकिन दीपेंद्र ने जिस लेवल पे भाई किया है वो है 1900 के आसपास का, और जाहिर सी बात है वहाँ से तो इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन इंतज़ार कर सकते हैं। बताइए क्या आपका नज़रिया बन रहा है जीएमएम फॉडलर पे? देखिए प्रशांत जी, इसमें 45 महीने का एक लॉन्ग टर्म बेस बन रहा है और प्रीवियस मेजर सपोर्ट्स के पास आके रिजेक्शन कैंडल की फॉर्मेशन है। तो डबल बॉटम की फॉर्मेशन मंथली चार्ट पे होती हुई दिख रही है। यहाँ से पहला टारगेट ऊपर में जो बनेगा 1460 के अराउंड बनेगा, और 1460 निकलने के बाद नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो 1900 का बनेगा। तो इनको थोड़ा समय लगेगा, बट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज कर लेना चाहिए 1450 1455 के रेट के लिए, और इवेंचुअली 1900 रुपए का लेवल आता हुआ दिखेगा। तो एवरेज की सलाह रहेगी करंट मार्केट प्राइस पे, और होल्ड कर सकते हैं।